कि शंकराचार्य तो था, लेकिन 12वीं सदी में उसको प्रछन्न बौद्ध समझा जा रहा है, यानी कोई शैव संप्रदाय भी उस समय अस्तित्व में नहीं था। उल्टे उनको प्रछन्न बौद्ध कहा जा रहा था। 12वीं सदी का रामानुजाचार्य खुद बोल रहा है। और 12वीं सदी का रामानुजाचार्य की ये हालत थी कि जिन जिन राजाओं के पास गया, उसकी आप जीवनी पढ़िए ना, वो खुद बोल रहा है कि मैं जिन जिन राजाओं के पास गया वो सारे बुद्धिस्ट राजा थे। बुद्धा की आप बात ले लीजिए, जैन महावीर का ले लीजिए, उन लोगों की भाषा आम जन की भाषा थी। जब आम जन की भाषा होती है तो बड़ा जल्दी याद हो जाती है, बड़ा जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है, लोग उसको उसी भाषा में गा गा के लेकर चले जाते हैं। हम अपने पिताजी से सीखे हैं फ्रेंच, और वो हमको सिखाते थे, कान में फूंक देते थे, हम भी कान में फूंक के आए हैं, और उनके पिताजी उनको फूंक के आए हैं, उनके पिताजी उनको फूंक के आए हैं। अब आप जानते हैं कि भारत में कभी फ्रेंच बोला ही नहीं गया। नटराज जो है वो बुद्धिज्म ही शिल्पकला है। भारत में शिल्पकला जो है वो बुद्धिस्ट की है, दूसरी जो आती है वो जैन की है। शैविज्म वैष्णविज्म जो है वो 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक भी एक धर्म संप्रदाय के रूप में विकसित नहीं हो पाया, ये याद रखिएगा। आज हम लोग जो सोचते हैं कि शंकराचार्य 9वीं सदी का मान लेते हैं, रामानुजाचार्य को 11वीं 12वीं सदी का मान लेते हैं, मान तो लीजिएगा, पर उस समय वो दोनों संप्रदाय के रूप में नहीं विकसित हो पाए। हाँ जी, इतिहास वाला आपको डिबेट करना है? सर जय भीम। हाँ जी, जय भीम। डिबेट करना तो है सर आपको? सर डिबेट वगैरह तो होता रहता है, मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे, और बहुत सारे लोगों ने भी किया है, लेकिन आप उस पे काम नहीं किए हैं। अच्छा जी, वो सर साउथ हाँ इंडिया के बोलिए। बारे में थोड़ा उनका हिस्ट्री, जैसे चोल चेर हम्म। पांड्या ये सब की कौन थे, कि क्या थे, कौन से रिलीजन फॉलो करते थे, ये सब आपने बताया नहीं। आपको बहुत रिक्वेस्ट किया था हम लोगों ने इंडिया के हिस्ट्री के ठीक, बारे में थोड़ा। ये बोलिए राजेंद्र बोलिए। चोल, ये राजा राजा चोल, ये सब क्या कौन थे ये सब, सब मतलब बुद्धिस्ट था, रिलीजन वाइज? सब बुद्धिस्ट था। भारत में लेकिन बुद्धिज्म सर के अलावा कोई रिलीजन ही नहीं रहा है। लेकिन सर किताब में ये पढ़ाया जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर किताब टेम्पल ये वाला सब वगैरह किए हैं। किताब ब्रोंज वाला स्टेच्यू आपको ऑफ काहे सही? नटराज आज वाला। किताब आपको इतना भरोसा हो गया है किताब वाला पर? किताब वाला सर वेद कितना पुराना बताता है? 1500 BC। दिया है सबूत आपको 1500 बीसी का? नहीं नहीं। तो जब 1500 बीसी का दिया नहीं है, 1500 बीसी में संस्कृत का सबूत दिया है कि 1500 बीसी में संस्कृत था? नहीं सर। भारत में आम लोगों की भाषा संस्कृत थी, बताया है कभी आपके किताब वाला ने? नहीं सर, लेकिन क्या करें तो सर, ये बताइए, तो जब यहाँ पे भाषा वो थी ही नहीं, सबूत भाषा का मिला ही नहीं, और उसी भाषा में गपोड़ के लाते थे, और जो गपोड़ के लाता था वही आपको बता रहा है। मतलब चोर चोरी करता था, और चोर ही बोल रहा है कि हम ही जो है ये स्कीम किए हैं, हम ये किए हैं। आपके पास और कोई आपके पास सबूत नहीं है। चोर भी अगर दावा करेगा ना तो उसको भी सबूत देना होता है कि हम जहाँ से ये चीज़ गायब किए हैं उसको भी फिर सबूत देना पड़ता है। सब केवल वो कह देगा ना कि हम चोरी किए हैं, तो भी उसको नहीं माना जाएगा। उसको दिखाना भी पड़ेगा कि जहाँ कह रहा है चोरी किया है वहां से वो सामान भी गायब होना चाहिए। वहां पे उस डेट सर में, जिस डेट में कह रहा है ना, वहां पे भी वो चीज गायब होनी चाहिए। केवल किसी के कह देने से कोई चीज नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति गपोड़ने के लिए कुछ भी गपोड़ सकता है, लेकिन उसका एविडेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। सर ये नटराज स्टेचू के बारे में तो बता सकते हैं कितना पुराना है, और उसका पहले नटरा एविडेंस कहाँ नटराज मिला? स्टेचू बुद्धिस्ट शिल्प कला है। उसका ओल्डेस्ट वो नटराज मतलब जो सोर्स है, वगैरह क्या? नटराज का मतलब ही, नटराज जो है वो बुद्धिज्म ही शिल्प कला है। भारत में शिल्प कला जो है वो बुद्धिस्ट की है, दूसरी जो आती है वो जैन की है। शैविज्म वैष्णविज्म जो है वो 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक भी एक धर्म संप्रदाय के रूप में विकसित नहीं हो पाया, ये याद रखिएगा। आज हम लोग जो सोचते हैं कि शंकराचार्य 9वीं सदी का मान लेते हैं, रामानुजाचार्य को 11वीं 12वीं सदी का मान लेते हैं, मान तो लीजिएगा, पर उस समय वो दोनों संप्रदाय के रूप में नहीं विकसित हो पाए। उस समय उनकी वो हालत थी कि शंकराचार्य तो था, लेकिन 12वीं सदी में उसको प्रछन्न बौद्ध समझा जा रहा है, यानी कोई शैव संप्रदाय भी उस समय अस्तित्व में नहीं था। उल्टे उनको प्रछन्न बौद्ध कहा जा रहा था। 12वीं सदी का रामानुजाचार्य खुद बोल रहा है। और 12वीं सदी का रामानुजाचार्य की ये हालत थी कि जिन जिन राजाओं के पास गया, उसकी आप जीवनी पढ़िए ना, वो खुद बोल रहा है कि मैं जिन जिन राजाओं के पास गया वो सारे बुद्धिस्ट राजा थे। चोल राजा जो है 12वीं 13वीं सदी में साउथ के बुद्धिस्ट राजा थे, वो खुद अपने जीवनी में लिखवा रहा है। तो उस समय वैष्णव मार्ग भी 12वीं 13वीं सदी में विकसित नहीं हो पाया था।
भारत में 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक पूरे भारत की अगर कोई वो थी धर्म कुछ था तो वो बुद्धिज्म ही था, श्रमण परंपरा ही था, जैन के कुछ हिस्से आ गए थे, इसके अलावा कोई धर्म नहीं था। ये सारा वैष्णविज्म शैविज्म आज हम कह रहे हैं, समझ रहे ना, वो भी विकसित हुआ तो हिंदू बन के थोड़े विकसित हुआ, एक सेक्ट के रूप में कि हम वैष्णविज्म हैं, हम शैविज्म में आपस में मारामारी कर लिए। ये सब पढ़ाता है आपको? बताइए। ये नहीं किताब वाला जो आप बोल रहे हैं किताब में पढ़ा तो नहीं पढ़ा रहा है ना, फिर आपको कुछ सिलेबस नहीं में पढ़ा तो रहा यही है है। तो वो क्यों पढ़ाएगा? किस व्यक्ति से आप कह रहे हैं? जो आपको पढ़ा रहा है वेद 3500 साल पुराना है, सबूत दे ही नहीं रहा है। तो जब यहीं पे आपको उसकी फाल्स चीजें समझ में आ रही है कि न ग्रामर है, न स्वर है, न व्यंजन है, न भाषा है, और क्लेम वही कर रहा है कि हम ही कपोड़ खिलाते थे, पूरे भारत के लोग जानते नहीं थे। हैं? आप एक बात बताइए, आपके घर में आपके पिताजी ये क्लेम कर दें कि उनको फ्रेंच भाषा आती है, आप मान लेंगे? नहीं हैं? कहें कि नहीं, नहीं हम अपने पिताजी से सीखे हैं फ्रेंच, और वो हमको सिखाते थे, कान में फूंक देते थे, हम भी कान में फूंक के आए हैं, और उनके पिताजी उनको फूंक के आए हैं, उनके पिताजी उनको फूंक के आए हैं। अब आप जानते हैं कि भारत में कभी फ्रेंच बोला ही नहीं गया। आप ये भी जानते हैं कि फ्रेंच दूसरा कोई अगल बगल बोलता ही नहीं है। आपके घर में कोई फीमेल महिला जो है वो भी कोई फ्रेंच नहीं बोलती है, तो मर्द ही कैसे फ्रेंच बोलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी? पूरे गांव मोहल्ला में कोई फ्रेंच नहीं बोलता, भारत में कभी फ्रेंच पाया ही नहीं जाता, तो वही कैसे ये क्लेम कर दिया है? ये सीधी सीधी बात है ना। जब भी कोई भाषा जो होती है वही चीज है आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला सकते हैं जो आम जन की भाषा हो। जैसे कबीर जी की जो बातें हैं वो उनके आम जन की भाषा थी, जैसे रविदास जी की जो भाषा थी, बोली थी, आम जन की भाषा थी, जैसे गुरु नानक जी की जो बोली भाषा थी, आम जन की भाषा थी। चाहे तुकाराम हो, चाहे आप देख जितने भी लोग हुए हैं बहुजन के, उन सब लोगों की आम जन की भाषा थी। बुद्धा की आप बात ले लीजिए, जैन महावीर का ले लीजिए, उन लोगों की भाषा आम जन की भाषा थी। जब आम जन की भाषा होती है तो बड़ा जल्दी याद हो जाती है, बड़ा जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है, लोग उसको उसी भाषा में गा गा के लेकर चले आते हैं। आप एक ऐसी भाषा की बात कर रहे हैं जो कोई जानता ही नहीं है, जिसकी न कहीं पढ़ाई होती है, न कहीं एविडेंस होता मिलता है, न उसका कहीं पे होता है। एक गपोड़ दिया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के ला रहे हैं, और उसी को आपने पूरे भारत में पढ़ा रहे हो, पढ़ा भी वही रहा है जो गपोड़ रहा है, हम लेके आए हैं। तो ये सर, झूठी एक लास्ट कहानी सवाल का जवाब नहीं दे चलती दीजिए। है ना। हाँ बोलिए। सर, ये बोलिए। राष्ट्रकूट वाले जैनिज्म को फॉलो करते थे या बुद्धिज्म को? क्योंकि उनका जो कोड पोएट वगैरह अमोघ वर्षा, पंपा कोना, ये सब तो जैनिज्म का फॉलो करते थे सर। देखें, जैनिज्म की बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है बुद्धिज्म से, और कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा हो तो जैनिज्म को गाली दे रहा हो, या जैनिज्म को फॉलो कर रहा हो तो बुद्धिज्म को गाली दे रहा हो। ऐसा कोई राजा आज तक मिला नहीं है। इसीलिए ये कहना कि कोई राजा जो है जैनी था या बुद्ध था, ऐसा आप साबित नहीं कर पाओगे। वो रिस्पेक्ट करते थे ना, वो दोनों तीनों सेक्ट को रिस्पेक्ट करते थे, उनको भी बुला लेते थे, उनको भी बुला लेते थे, समझ रहे ना। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम का सबूत आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। उन दोनों का मिल ठीक है जाएंगे, सर, इनका कहीं नहीं मिलेगा। इनके बारे में ठीक है फिर। डिटेल्स, ये चालुक्य, राष्ट्रकूट, इनके सबके बारे में थोड़ा एक डिटेल कभी बताइएगा। ठीक है, कर देंगे कर देंगे। ठीक है ओके सर, जय ओके। हाँ जी, जय भीम।